जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नीतीश मोटिवेशन में। फ्रेंड देखिए, ये चैनल पे संविधान की क्लासेस जैसे आपको पता है कि पढ़ाया जाता है संविधान। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक मैंने पढ़ाने का चैलेंज लिया है, ठीक है, जिसमें आज ये हमारा तीसरा क्लास है। पहले हम आपको चैनल के बारे में बता देते हैं। ये हमारा चैनल है नीतीश मोटिवेशन, ठीक है। ये हमारा चैनल है नीतीश मोटिवेशन। इसको मेरे द्वारा इस पे संविधान और मैथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें मैंने भाग एक संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया था, और इसके अलावा दूसरा जो भाग होता है नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, वो भी आपको समझाया था। आज ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इन मौलिक अधिकारों को समझने से पहले हम थोड़ा इसकी अहमियत को और इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, इनके बारे में देखते हैं, इसकी अहमियत क्या है। तो देखिए, जो भारत हम जानते हैं, भारत हमारा क्या है, एक लोकतंत्र वाला देश है। तो जो लोकतंत्र की नींव है, ये सबसे पहले इसके लिए हमारे जो मौलिक अधिकार है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो नागरिकों को ये स्वतंत्रता व समानता मिलती है, वो इसी मौलिक अधिकार के अंततः मिलती है, ठीक है। सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं अधिकारी। ये अधिकार नहीं रहे तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, तो ये सरकार की मनमानी पर भी क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारा को बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका है, क्योंकि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा तो सब में भाईचारा की भावना भी जागृत होगी, ठीक है। इसके अलावा न्याय की गारंटी अदालत तक पहुंचती है, और अदालत हमें न्याय देती है, ठीक है। ये था इसकी अहमियत। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी फीचर्स, ठीक है। जो संविधान प्रदत्त है हमको, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। यानी कि हम जानते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक जो पूरा क्लास है हमारा, जो पूरे अनुच्छेद है, इनमें जो हमारा मौलिक अधिकार है वो 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, ठीक है। ये सभी नागरिकों के लिए समान है। इसके अलावा सीधे अदालत में लागू होने वाले हैं, यानी कि आपके कभी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो मूल अधिकार है ये सीमित है लेकिन आवश्यक है। युक्ति युक्त प्रतिबंध है, यानी कि इसके लिए अलग अलग उपाय किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। इसमें और भी आगे दिया है अभी, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा संरक्षित है, यानी कि मूल अधिकारों का हमारे हनन होता है तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये छीने नहीं जा सकते, जो मौलिक अधिकार है हमारा छीने नहीं जा सकते। ये सिर्फ संशोधन द्वारा बदले जा सकते हैं, यानी कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो ये अधिकार हमको मिल गए हैं, ये कभी भी छीने नहीं जा सकते। संविधान संसद हमारा संशोधन करके इसमें कुछ सुधार जरूर कर सकती है, ठीक है। और ये भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक आज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इस बताया गया है, देखिए इसमें हम अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए अनुच्छेद जो 12 है, आर्टिकल 12, इसमें क्या कहा है, इसमें सरकार और राज्य की परिभाषा दिया गया है। आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है कि राज्य में कौन कौन लोग आते हैं, तो ठीक है। इसमें कौन कौन, देखिए यह बताता है कि राज्य में कौन है और सरकार कौन है। इससे क्लियर होता है, ठीक है, कि सरकार कौन है और राज्य कौन है। देखिए, भारत एक संघीय सरकार है, तो पूरा जो केंद्र सरकार आता है वो राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। इसके तहत राज्य की सरकारें हैं, वो भी इस शब्द के अंतर्गत आती हैं। या राज्य की विभिन्न संस्थाएं और बोर्ड, अलग अलग बोर्ड होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्य तौर पे हम लोग राज्य से आशय ये लगा देते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, ये सभी राज्य हैं। लेकिन वास्तव में राज्य का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संस्था, देखिए जिसमें दिया है, संस्थाएं भी होते हैं, बोर्ड भी होते हैं, और सरकार के जो अलग अलग संघ है, जो सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं, ये सब हमारी किसमें आती है, राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। इसको और आगे देखते हैं। देखिए, राजस्थान में प्रशासन सुधार 1956 में संघ और राज्य के अधिकार स्पष्ट किए गए थे। इसके तहत क्या किया गया था, सरकारी बोर्ड जैसे शिक्षा बोर्ड या रेलवे बोर्ड, ठीक है, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये 1956 में जो ये सुधार हुआ था, प्रशासन सुधार, उसमें क्लियर हो गया था कि जो शिक्षा बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य में हमारे कौन कौन आते हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, कानून और मौलिक अधिकार, ठीक है। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, ठीक है, ये अमान्य होगा। यानी कि अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर हम सरकार यानी संसद कोई भी ऐसा नियम लेके आती है, ठीक है, जो हमारा मौलिक अधिकारों के विरोध में है या इसको कम करता है, तो नियम बनने से पहले ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोई नियम लेकर आती है कि भारत का जो राज्य है उसमें 28 राज्य
है, इसमें से राज्य क्या बोलते हैं बिना अनुमति के राज्य से संघ से बाहर हो सकता है, ऐसा कोई नियम ला दे तो नियम नहीं बनेगा, क्योंकि भाई मूल ढांचे में नहीं परिवर्तन कर सकता, मूल ढांचे में भी नहीं परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 13 हमको ये बताता है कि कोई भी ऐसा नियम हम नहीं लाएंगे जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करे या संविधान के जो मूल ढांचे है उसमें परिवर्तन करे। अगर ऐसा कोई नियम आता है तो लागू होने से पहले ही वो खत्म मान लिया जाएगा। तो फिर 12-13 हमने समझ लिया। देखिए इसके बारे में एग्जाम्पल भी है। केशवानंद भारत केस जो आया था 1973 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को बदलने वाला कानून क्या होगा, मान्य होगा। मैंने अभी आपको बताया कि मूल ढांचे को बदलने वाला कानून क्या होगा, खत्म हो जाएगा अपने आप। अब अनुच्छेद 14 देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 और 13 तो हमने समझ लिया। अब अगला जो अनुच्छेद है यहाँ पर हमारा 14, ठीक है, या 15 और 16 और 17 और ये 18, ये सभी जो है ये हमारे समानता के अधिकार को दिखाते हैं। ये क्या करते हैं हमारे, ये हमारे समानता के अधिकार को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि भारत के सभी लोग क्या हैं, बराबर है, सबको समान अधिकार है। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं 14। 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, यानी कि सभी के लिए समान कानून, यानी कि कानून के समान ये समानता दिखाता है। यानी उनसे 14 कहता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, या कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ मतलब किसी भी नागरिक के साथ कानून भेदभाव नहीं करेगा। कानून के सामने चाहे राष्ट्रपति हो या कोई आम नागरिक, सबके लिए बराबर है, ठीक है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आम नागरिक हो, अगर चोरी किए हैं तो जो सजा आम नागरिक को मिलेगा वही राष्ट्रपति को मिलेगा। हाँ लेकिन एक चीज है, राष्ट्रपति को उस पर पद पे रहते हुए कोई सजा कुछ भी नहीं दिया जा सकता, उनको सजा देने के लिए पहले उनको पद से हटाना होगा। आपको पता होगा राष्ट्रपति या राज्यपाल एक ऐसे पद हैं, इनको जब तक वो पद पे है तब तक पूरे भारत के किसी भी न्यायालय कहीं भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका उदाहरण है, अगर कोई चोरी करता है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या आम आदमी हो, सजा बराबर लागू होगी। स्कूल में हर छात्र के लिए समान नियम बनता है, ये इसी के तहत है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है, किसका, भेदभाव का। लेकिन भेदभाव का निषेध कैसे करेगा, तो इसमें 5 तरीके बताए गए, 5 आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं 5 देखते हैं। किसी को धर्म यानी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे मतलब पुरुष और महिला, महिला और पुरुष के आधार पे, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पे। देखिए 1 2 3 4, इसके अलावा एक मूल वंश भी होता है। क्या होता है, वंश के आधार पे होता है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, वंश के आधार पे। इनमें से किसी कारण पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ बताया गया है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या वंश के आधार पे किसी भी भारतीय नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा अनुच्छेद 15 बताया गया है, 15 में बताया गया है। हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुच्छेद है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि अगर कोई विदेशी आ रहा है तो उस पर हम उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका उदाहरण देखते हैं। स्कूल में लड़का या लड़की दोनों को बराबर का मौका देना चाहिए, मिलता भी है, भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी दुकान में किसी धर्म या जाति के कारण सामान को रोकना या बेचना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। या कोई दुकान पे देखे हैं, कोई जाता है तो हिंदू को सामान देता है, मुस्लिम को नहीं, वो सबके लिए बराबर तरीके से सामान देता है, ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 16। ये कहता है नौकरी और सेवा में समान अवसर, यानी कि लोक नियोजन, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकार जब भी इनको निकालेगी कि कोई भी वैकेंसी निकालेगी तो सबको बताएगी। यदि मान लीजिए यूपीएसआई, पुलिस, कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी सरकारी पद निकलता है, तो सरकार के दायित्व होता है तो सबको बताए, सबको जानकारी दे, फिर उसके बाद उसको भरे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सरकारी कोई पद निकला और चुपके से सरकार ने अपने रिलेटिव को या अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को चुपचाप से भर्ती कर लिया, ऐसा नहीं होगा, उसकी जानकारी सबको देनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा कहता है 16। देखिए हर नागरिक को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेगा, ठीक है, किसी को नाम या पद में भेदभाव नहीं होगा। उदाहरण देखिए यूपीपीएससी या यूपीएससी भर्ती में सभी उम्मीदवार को बराबर मौका मिलता है, कोई भी उम्मीदवार हो भारत का नागरिक उसको समान मौका मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति में किसी का धर्म या जाति नहीं देखा जाता है, शिक्षक की भर्ती होती है तो किसी का जाति या धर्म नहीं देखा जाता है, बस देखा जाता है तो उसने कितना नंबर प्राप्त किया है, एग्जाम पास किया है कि नहीं किया है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह देखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 16 कहता है। 17 क्या कहता है, 17 में अस्पृश्यता का निषेध, यानी कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। बहुत होता है हमारे भारत में, अक्सर होता है कि नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोग होते हैं जो नीची जाति वालों से भेदभाव करते हैं, कहते हैं कि तुमने कोई चीज छू लिया तो उनसे खाएंगे नहीं, या और भी चीज होती हैं। यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं कर सकता, इसको इससे संरक्षण जो होगा हमको अनुच्छेद 17 ने दिया है। इसका उदाहरण देखते हैं। गाँव में किसी को उसके जन्म के कारण अलग कमरे में न बैठाना, ये इसके कारण है।
देखिए अनटचेबिलिटी जो एक्ट 1955 में आया था, ये छुआछूत को रोकने वाला ही कानून आया था। ठीक है, इसमें छुआछूत जो है ये बताया गया है कि आप जाति या धर्म को देख कर नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति है बिल्कुल मैला कुचैला गंदगी के साथ आपके पास आ रहा है, तो आप उस आधार पर उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं कि तुम मेरे पास ना आओ। बस वहाँ पे जाति वाला मैटर नहीं होना चाहिए। तो ये 17 में बताया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों पर रोक लगाया गया है कि आप उपाधि नहीं धारण कर सकते। लेकिन किस किस परिस्थितियों में इसको देखते हैं। किसी नागरिक को राजा या विदेशी उपाधि लेना वर्जित है। कोई भी जो व्यक्ति होगा भारत का नागरिक, वो राजा या कोई भी विदेशी उपाधि नहीं लेगा। इसके अलावा कोई भी नागरिक विदेशी शाही पुरस्कार या उपाधि नहीं लेगा, ये भी इसमें बताया गया है। भारत में किसी नागरिक को सर या लॉर्ड जैसी विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करनी है। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 18 में बताया गया है। इसके अलावा विदेशी या राजा की उपाधि धारण नहीं करनी, चलिए वही बताया गया है। कोई भी नागरिक विदेशी शाही उपाधि धारण नहीं करेगा, चलिए एक ही चीज बार बार कई बार बताया गया है। तो देखिए 18 में ये बताया गया है कि आप विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कोई पुरस्कार भी लेते हैं विदेशों में, किसी मतलब किसी विदेशी देश से आपको पुरस्कार भी मिलता है, तो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आप ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई डिग्री प्राप्त किया, मान लीजिए अपने भारत रत्न का अवार्ड पा लिया, तो आप अपने नाम के आगे उसका यूज नहीं कर सकते, उसको टाइटल की तरह आप यूज नहीं कर सकते। ये भी बताया गया है अनुच्छेद 18 में। तो फिर हमने इसको समझ लिया। अब इस पे संबंधित हम 10 MCQ लगाते हैं और देखते हैं हमने कितना सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है अनुच्छेद 12 किसके बारे में बताता है। सरकार और राज्य के बारे में, ये सही लग रहा है। नौकरी में समानता, ये भी नहीं है। अस्पृश्यता, ये भी नहीं है। उपाधि, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं कौन सा केस अनुच्छेद 13 के तहत कानून और मौलिक अधिकार से जुड़ा है, यानी कि 13 से कौन सा जुड़ा है। तो केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, गोलकनाथ। तो ये जो केशवानंद भारती है ये 13 से जुड़ा है। इसमें पहले राज्य शब्द के अंतर्गत कुछ ही मैटर थे, लेकिन इसमें बाकी को भी जोड़ के, जैसे कि ये देखिए यूपीएससी 1973 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 14 का उद्देश्य क्या है। ये देखिए यूपीएसआई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एसआई वाले बच्चे ध्यान से देखें। देखिए समानता का अधिकार, नौकरी में समानता, अस्पृश्यता को रोकना या कानून बनाना। 14 में क्या है, तो 14 में कहा है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। तो इसमें कानून के समक्ष कौन सा है, कानून बनाना। ठीक है, नहीं ये समानता का अधिकार होगा, कानून बनाना दूसरे में हो जाएगा। ये समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध किस आधार पर है। ये यूपी पीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे, बिल्कुल यही सही है। बाकी क्या देखें, हमको आंसर मिल गया। तो फ्रेंड क्लास कैसी लग रही है आपको, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जरूर बता दें और कमेंट करके, ताकि हम और भी मोटिवेशन मिले और आगे भी क्लास लेके आते रहे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 अनुच्छेद 16 किसके लिए है। नौकरी और सेवा में समान अवसर, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेलवे वाले बच्चे भी देखते रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद वाला सीरीज आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, अगर मेरे साथ बस आप जुड़े रहे अंत तक, जब तक ये सीरीज चल रहा है, तो अनुच्छेद से आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अस्पृश्यता रोकने वाला अनुच्छेद कौन सा है। यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 में नौकरी में समान अवसर बताया गया है, इसमें भेदभाव का निषेध है, इसमें उपाधियों का अंत है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 18 के अनुसार क्या निषिद्ध है, मतलब इसके अनुसार क्या रोका गया है, किस पर रोक लगाया गया है। तो सरकारी नौकरी, इस पर नहीं लगाया गया है। कानून बनाना, इस पर भी नहीं रोक है। चुनाव लड़ना, इस पर भी नहीं रोक है। उपाधि लेना, इस पर रोक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं केशवानंद भारत केस किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो अनुच्छेद 12 इससे भी नहीं जुड़ा है, अनुच्छेद 13 से जुड़ा है। ये यूपीएससी 1973 में। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा इंडिया सनवे जो है, ये मंडल वाला केस किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ है। ये वाला केस था, ये अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, अस्पृश्यता रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। तो देखिए अनटचेबिलिटी, अब देखते हैं, इसको पढ़ने से पता चल लग रहा है कि अनटचेबिलिटी यानी कि किसी को छू नहीं सकते, छुआछूत। अस्पृश्यता से संबंधित हमारा एक्ट 1955 बनाया गया, और ये भी आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बाकी के ऑप्शन क्या है, गलत है।
ठीक है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने देखा इस आज के पार्ट में हमने संविधान के भाग 3 से संबंधित अनुच्छेद 12 से लेकर 18 को पूरे तथ्यों सहित समझा, उस पर सभी एग्जाम्पल को भी देखा, ठीक है, और लास्ट में 10 MCQ भी लगाए और उसको अच्छे से समझा। तो फ्रेंड अगर आप मेरे साथ जुड़ के पूरे अनुच्छेद को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।